हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजडम हाइलाइट्स में। आज मैं इस चैनल पर एक नई सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ जिसमें मैं जनरल एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में जनरली पूछे जाने वाले बायोलॉजी को कवर करूँगी। मैं इसमें ल्यूसेंट के पोर्शन को मेनली कवर करूँगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें भी बायोलॉजी या फिर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम ये सीरीज। सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले हम ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर लिखी हुई है इंग्लिश में, पर मैं आपको दोनों लैंग्वेज में बताऊंगी, इसलिए हिंदी मीडियम के बच्चों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं शुद्ध हिंदी तो नहीं यूज़ करूँगी, पर हाँ, चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगी हिंदी में। सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में डिफरेंट तरह के सिस्टम काम करते हैं जिससे ये लाइफ जो है, जो जीवन जहर चल रहा है वो। तो पहला सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली खाना को पचाने से रिलेटेड है। डाइजेशन ऑफ द फूड। The complete process of nutrition is divided into 5 stages। जो हम लोगों को खाने से जो न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, भोजन से जो भी नरिशमेंट प्रोवाइड होती है, उनको 5 स्टेजेस में बांटा गया है। किस तरह एक भोजन हमारे शरीर में एनर्जी बनाती है, इसको 5 स्टेजेस में बांटा गया है। पहला है इंजेशन। इंजेशन याद रखेंगे, पहला है इंजेशन। तो इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा असिमिलेशन और पांचवा डेफिकेशन। इन पांचों को हम डील करेंगे अब। इंजेशन, टेकिंग द फूड इनटू द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब जब हम खाना को हाथों से उठाकर मुंह में डालते हैं, इस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। और ये हमारा प्रोसेस जो है कंप्लीट डाइजेशन की जो पाचन क्रिया जो है वो इंजेशन से ही शुरू होती है, क्योंकि हम जब तक भोजन को मुंह में नहीं डालेंगे तब तक वो हमारे बॉडी में जाएगी नहीं और उससे हमें एनर्जी नहीं मिलने वाली। तो सबसे पहला स्टेप जो होती है पाचन क्रिया की, उसे इंजेशन कहते हैं। सो इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड इनटू द माउथ। चलिए अब दूसरे प्रोसेस पे चलते हैं, डाइजेशन। ये कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है क्योंकि मेनली हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है उसका ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज माना जाता है, डाइजेशन। कन्वर्जन ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल फूड इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म। मतलब जो अगर हम डायरेक्टली ऐसे गेहूँ देखें, चावल देखें या फिर जो भी हम खाते हैं, वो डायरेक्टली अगर हमारे शरीर में कोई डाल दे, लाकर पेट में डाल दे डायरेक्टली, तो हमें उससे एनर्जी नहीं मिल सकती है, क्योंकि इन फूड मटेरियल्स को एनर्जी के स्रोत में, सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जो बनाई हुई है। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जिसे हम डाइजेशन कहते हैं। इसके बिना अगर हम डायरेक्टली किसी चीज़ को डाल भी देते हैं शरीर में तो वो हमें एनर्जी नहीं दे सकता और हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो ये कंप्लीट डाइजेशन जो है वो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल फूड इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म। मतलब ऐसे फूड जो नॉन एब्जॉर्बेबल हो, ध्यान दीजिए, नॉन एब्जॉर्बेबल मीन्स जिसे सोखा ना जा सके डायरेक्टली। जैसे कि अगर हम कहें अब आपको कि चना, चना हम अगर ऐसे ही पेट में डाल दें तो वो कभी भी हमें एनर्जी नहीं दे सकता है और तबीयत भी खराब कर सकता है, पर हम चना खाते हैं और उससे एनर्जी भी ऑब्टेन करते हैं। तो इसकी एक प्रक्रिया है, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। द डाइजेशन ऑफ द फूड इज स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ। हमने देखा कि जो ही इंजेशन किया, पहला प्रोसेस था हमारा इंजेशन। जो ही हमने इंजेशन किया तो फूड को माउथ में डाला, तो वहीं से शुरू हो जाता है हमारा डाइजेशन का प्रोसेस, क्योंकि जब तक भोजन को मुंह में नहीं डालते हैं तब तक वो हमें एनर्जी दे ही नहीं सकती है। तो इंजेशन से ही हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो प्रश्न पूछे जाते हैं, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, याद रखिए, तो digestion of food starts from the mouth. Saliva is secreted by salivary gland in mouth in which enzymes amylase is present. They convert starch into simple sugar and make it digestible. याद रखें, saliva is secreted by salivary gland. क्या है आखिर saliva? तो saliva हम याद रखेंगे, हमारे मुंह में जो लार का सिक्रेशन होता है, जब हम फूड को चबाते हैं तो एक चिपचिपा सा पदार्थ फील करते हैं मुंह में, उसे सलाइवा कहते हैं। और ये निकलती कहाँ से है? तो हमारे सलाइवरी ग्लैंड से निकलती है। कभी कभी आप देखिएगा टेस्टी फूड्स को देख के हमारे चिक्स के साइड से, टंग के नीचे से
पानी की तरह मुंह में फील होता है, वाटरी माउथ हो जाता है, मुंह में पानी आ जाता है, उसे ही हम सलाइवा कहते हैं। और ये सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है। तो याद रखिए, सलाइवा किससे निकलता है? सलिवरी ग्लैंड से निकलता है मुंह में, इन विच इंजाइम अमाइलेज इज प्रेजेंट। तो सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलती है उसमें कौन सी इंजाइम रहती है? तो याद रखिए, अमाइलेज रहती है। कौन सी इंजाइम? अमाइलेज रहती है। दे कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपल शुगर एंड मेक इट डाइजेस्टिबल। जो स्टार्च होते हैं उनको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं और इनको डाइजेस्टिबल बनाते हैं। तो स्टार्च जो होते हैं वो फूड में प्रेजेंट रहते हैं। बेसिकली आपने सुना होगा स्टार्च पोटैटो में रहते हैं, और इस पर टेस्ट भी किया जाता है। आयोडीन का कलर चेंज होता है, वायलेट कलर, पर्पल कलर। तो इनसे रिलेटेड है स्टार्च। आप मान के चले कि स्टार्च एक खाद्य पदार्थों में मौजूद एक सब्सटेंस है स्टार्च, जिनको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है अमाइलेज, और पचने के योग्य बनाता है। अगर डायरेक्टली स्टार्च को हमारे पेट में डाल दिया जाए तो उनसे हमें एनर्जी नहीं मिल सकती। तो हमारे मुंह में, हमारे सलाइवा में जो अमाइलेज एंजाइम होती है वो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करती है और इसे डाइजेस्टिबल बनाती है। In human, secretion of saliva is approximately 1.5 लीटर पर डे। ह्यूमन के बॉडी में, मानव के शरीर में लगभग 1.5 लीटर सलाइवा हर दिन सेक्रेट होता है। तो याद रखें, जैसे हमने जब भी भोजन किया, इवन पानी भी पीते हैं, हर वक्त सलाइवा का सिक्रेशन होता है, और कुल मिलाकर लगभग पूरे दिन में 1.5 लीटर सलाइवा हमारे सलिवरी ग्लैंड से निकलता है। तो याद रखें, लगभग कितना सलाइवा सीक्रेट होता है? 1.5 लीटर पर डे, 1.5 लीटर पर डे। द नेचर ऑफ सलाइवा इज एसिडिक। सलाइवा का क्या प्रवृत्ति है? तो एसिडिक होता है, ये अम्लीय होता है। ये याद रखिए, इसकी पीएच पूछी जाती है बहुत सारे एग्जाम्स में, कि सलाइवा जो सलिवरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है हमारे माउथ में, जिसमें अमाइलेज एंजाइम भी होती है, उसका कैसा पीएच होता है? तो वो एसिडिक होता है और पीएच 6.8 होता है। तो याद रखें, 6.8 मतलब स्लाइटली एसिडिक हुआ ये एक तरह से। आपने पीएच स्केल अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 7 पर जाकर न्यूट्रल होता है, जो वाटर का होता है। और अगर हम लेफ़्ट साइड में चले, मतलब नीचे उतरे, तो 6, 5, 4 इस तरह से अगर हम जाते हैं तो जितना कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, और जितना ज़्यादा, जैसे कि ये स्केल है मान लीजिए आपकी, तो ये 7 है और ये 6 है, ये 5 है। तो अगर आप कम करते जाते हैं 7 से तो एसिडिटी बढ़ता जाता है, और 7 से हम जब 14 तक जाते हैं तो बेसिक होता जाता है सब्सटेंस। ठीक है, तो 6.8 है, मतलब स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है हमारा सलाइवा। फ्रॉम द माउथ फूड रीच इनटू स्टमक थ्रू फूड पाइप। अब मुंह से हमारा भोजन कहाँ जाता है? ये रहा, अगर ये हमारा माउथ है तो अब ये फूड पाइप में आ जाता है। फूड पाइप क्या होता है? इसे ईसोफेगस कहते हैं, OESOPHAGUS, ईसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। ये लंबी सी नली होती है जो हमारे मुंह से लेकर हमारे स्टमक तक को कनेक्ट करती है। तो अब मुंह से फूड पाइप में फूड ट्रांसफ़र हो जाता है। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन फूड पाइप। फूड पाइप में किसी भी तरह की एंजाइम्स या कुछ भी चीज़ नहीं होने के कारण इसमें कुछ भी नहीं होता। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। ये मात्र एक रास्ते की तरह काम करती है जो हमारे भोजन को हमारे मुख से लेकर हमारे पेट तक ले जाती है। ध्यान दें, यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता। तो ईसोफेगस या फूड पाइप में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। हाँ, एक मूवमेंट होती है जो यहाँ पर नहीं दे रखा है। उस मूवमेंट के थ्रू फूड जो है हमारे मुंह से हमारे स्टमक में, और फिर स्टमक से हमारे इंटेस्टाइन में मूव करती है। इस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ध्यान दें, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो ये जो हमारा फूड पाइप है वो सिर्फ और सिर्फ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके हमारे फूड को हमारे मुंह से पेट तक ले जाने में सपोर्ट करता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दें, कि जब ये फूड हमारे फूड पाइप से स्टमक में जब जाती है तो कभी कभी उल्टा रिफ्लेक्स भी हो जाता है। ये फूड जो है वापस से फूड पाइप में चली जाती है, और इसी प्रोसेस के बाद हमें वॉमिटिंग आती है। तो ध्यान दें, जब भी अपोजिट
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो जाता है तो फिर हमें वॉमिटिंग होती है। तो चलिए आगे। ऐसे इतने सारे क्वेश्चंस आपको पूछे नहीं जाते जनरल एग्जाम्स में, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर बायोलॉजी मेन स्ट्रीम में आप नहीं है तो। पर फिर भी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्या पता कभी पूछ लिया और हो सकता है वहाँ पे आपकी नंबर पक्की हो जाए। इसलिए चीज़ों को ध्यान से सुने और हो सके तो नोट करें सारी चीज़ों को जो मैं बोल रही हूँ। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फूड पाइप, ठीक है। नो टीथ यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज सॉरी द टीथ यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज मोलर। दांत के 4 प्रकार होते हैं। अगर आपने टीथ के बारे में पढ़ा होगा तो हमारे पास 4 तरह की टीथ होते हैं। सबसे आगे में होते हैं इंसीजर्स। इंसीजर्स सबसे आगे वाले दांत हमारे, इनसे हम रोटी को काटते हैं। आपने देखा होगा कोई भी चीज़ हम काटते हैं, गाजर खा रहे हो आप या फिर कुछ भी चीज़ खा रहे हो आप, तो जो बाइटिंग का काम करते हैं हम मेनली इन सीजर से करते हैं, ठीक है। उसके जस्ट बगल में नुकीले दांत होते हैं, वो है हमारे केनाइन्स, याद रखें। नुकीले दांत जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जो मांसाहारी जानवर होते हैं, उनके ये केनाइन्स जो होते हैं, याद रखें स्पेलिंग CANINES, केनाइन्स। तो सबसे पहली मैंने बताई आपको इंसीजर, दूसरी केनाइन। इंसीजर बाइटिंग में हेल्प करते हैं, मतलब काटने में चीज़ों को, और केनाइन टीथ वो चीरने फाड़ने में यूज़ होते हैं, जो कि कार्निवोरस में बहुत डेवलप रहते हैं, कार्निवोरस में। और वो मांस को चीरने या फिर कोई भी चीज़ को चीरने फाड़ने में मेनली यूज़ होते हैं, वो केनाइन्स होते हैं। इसके बाद होते हैं प्रीमोलर और लास्ट में होते हैं मोलर्स। अंत में ये दांत आते हैं और ये जनरली विजडम टीथ कहे जाते हैं क्योंकि एक एज के बाद ये टीथ आते हैं, ठीक है। तो याद रखें इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। तो ये प्रीमोलर और मोलर, मोलर टीथ मेनली हम लोगों को खाना को चबाने में हेल्प करते हैं। तो यही दे रखा है यहाँ, द टीथ यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज मोलर। खाना को चबाने में जो फूड मेनली यूज होता है वो मोलर टीथ होता है। अब आगे चलते हैं। डाइजेशन इन स्टमक, स्टमक में डाइजेशन। द फूड लाइज अप्रॉक्सीमेटली फॉर 4 hours इन स्टमक। जब एक बार भोजन मुंह से होते हुए, फूड पाइप से होते हुए स्टमक में चला जाता है तो लगभग 4 घंटा वो हमारे पेट में रहता है। क्यों रहता है? ताकि वहाँ पर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिनके थ्रू इन फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर डाइजेस्टिबल फॉर्म्स में बनाकर बाकी का काम किया जाएगा, इसलिए यहाँ 4 घंटे के करीब रहती है। तो फूड हमारे पेट में कितने देर के लिए रहती है? लगभग 4 घंटे के लिए रहती है। ध्यान दें, the food lies approximately for 4 hours in stomach. After reaching the food in stomach, gastric glands secretes the gastric juice. This is a light yellow acidic liquid. एक बार जब फूड हमारे स्टमक में पहुंच गया तो हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक वर्ड जहाँ भी आएगा आप समझ जाएं कि पेट से रिलेटेड वर्ड है ये गैस्ट्रिक, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं और ये हल्का पीला लाइट येलो कलर का एसिडिक लिक्विड होता है। ये भी कैसा होता है? एसिडिक होता है। सलाइवा भी कैसा था? स्लाइटली एसिडिक था, 6.8 pH था। और ये भी कैसा है? वो स्लाइटली एसिडिक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड secreted from the oxyntic cells of the stomach kills all the bacteria coming with food and accelerates the reaction of enzymes। चलिए ध्यान दीजिए इस बात पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहाँ से सीक्रेट होता है? ऑक्जेंटिक सेल्स। कहाँ से? ऑक्जेंटिक सेल्स से सीक्रेट होता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेटेड फ्रॉम द ऑक्जेंटिक सेल्स ऑफ द स्टमक kills all the bacteria coming with food and accelerates the reaction of enzyme। जितने भी फूड के साथ बैक्टीरिया, आपको पता होगा कि हम बाहर की किसी भी चीज़ को ग्रहण करते हैं, इवन एयर, वो भी जो है पॉल्यूटेड होता है, उसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। तो उनको किल करने के लिए, अब हमने खाना खाया,
हमारे पेट में गया, हो सकता है उसमें बहुत सारे लाइव बैक्टीरिया हो जो हमें डिजीज़ कॉज़ कर सकते हैं। तो उनको किल करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है वो सीक्रेट होती है ऑक्जेंटिक सेल्स से हमारे पेट के अंदर, ठीक है। तो कुछ लोग कहेंगे अब फिर भी तो बीमार पड़ जाते हैं। हाँ भाई, क्योंकि हो सकता है कभी कभी इतने अमाउंट में एसिड सीक्रेट ना होता हो, या फिर ये एसिड ऐसे बैक्टीरिया जो एंटर कर चुके हैं हमारे बॉडी में जिनको मारने में सक्षम ना हो, उस वक्त तो हम बीमार पड़ेंगे ही। फिर भी बहुत हद तक ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें एक्सटर्नल बैक्टीरिया, बाहरी के बैक्टीरिया से, बीमारियों से बचाता है, ठीक है। बैक्टीरिया कमिंग विथ फूड एंड एक्सेलरेट्स द रिएक्शन ऑन एंजाइम्स। और बाकी जितने भी एंजाइम्स होते हैं सीक्रेट, उनकी रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं। तो एक तरह से ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, पर कैटलिस्ट नहीं बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करते हैं पर वो खुद इस्तेमाल नहीं होते हैं। पर यहाँ पर HCl जो सीक्रेट होता है वो इस्तेमाल हो जाता है, इसलिए हम इसे कैटलिस्ट नहीं कह सकते हैं। Hydrochloric acid makes the food acidic by which amylase reaction of the saliva and, और एक चीज़ ध्यान दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो खाना को एसिडिक बना देता है पेट के अंदर जाने के बाद। तो अमाइलेज जो होता है उसका रिएक्शन ख़त्म हो जाता है यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि अमाइलेज खुद एसिडिक नेचर का होता है। अब उससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पेट में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली अमाइलेज का रिएक्शन जो होता है यहाँ ख़त्म हो जाता है। उसने मुंह में ही जितना कुछ करना था, जितना भी डाइजेशन प्रोसेस कैरी करना था, वो कर लिया अमाइलेज ने 6.8 pH के साथ। अब बाकी का काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेंगे हमारे पेट में। द एंजाइम इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक आर पेप्सिन एंड रेनिन। पेट के जो एंजाइम्स होते हैं वो तो एसिड था जो ऑक्जेंटिक सेल से निकला, बट एंजाइम्स इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक वो है पेप्सिन एंड रेनिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पेप्सिन एंड रेनिन ये दो तरह के एंजाइम जो हैं हमारे स्टमक के गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है। कौन कौन? पेप्सिन, रेनिन। पेप्सिन, रेनिन। पेप्सिन ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन इनटू पेप्टॉन्स। जो भी प्रोटीन हमने खाया उनको तोड़कर ये पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। क्यों करता है? ताकि वो डाइजेस्टिबल फॉर्म में आ जाए। ऐसे डायरेक्टली हम प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। हमने दाल पी लिया, हमने अंडे खा लिए, वाइट पार्ट ऑफ एग जिसे हम एल्ब्यूमिन कहते हैं, एल्ब्यूमिन हमने वो खा लिया, तो उसमें प्रोटीन होते हैं, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। और येलो पार्ट जो होता है उसे हम यॉक कहते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि येलो पार्ट जो यॉक होता है वो भी अंडे में प्रेजेंट होता है, पर इसमें कार्बो फैट रहते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। येलो पार्ट में मेनली प्रोटीन होता है, तो ध्यान दें इन चीज़ों पे। तो हमने किसी भी तरह की प्रोटीन खा ली, तो प्रोटीन को जो पेप्टोन्स में कन्वर्ट करे उसे पेप्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्सिन कहते हैं। प्रोटीन को पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन करता है पेप्सिन। और रेनिन, रेनिन ब्रेक्स डाउन द कैसिनोजेन इनटू कैसिन फाउंड इन मिल्क। ये प्रश्न डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं आपसे कि कैसिन प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो ध्यान दें, कैसिन प्रोटीन मिल्क में पाया जाता है, दूध में कैसिन प्रोटीन होती है। एक और बहुत ही अच्छी प्रश्न पूछे जाते हैं कि एवरी विटामिन आर प्रेजेंट इन मिल्क एक्सेप्ट विटामिन सी। विटामिन सी दूध में नहीं होता है, और कैल्शियम होता है, बाकी सारे विटामिन लगभग होते ही हैं उसमें। तो ठीक है, रेनिन क्या काम करता है? रेनिन जो होता है वो कैसिनोजेन को कैसिन में तोड़ता है जो दूध में पाया जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है, किस में आप बता सकते हैं? जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है बेबीज़ के स्टमक में, क्योंकि बच्चे दूध पर ही निर्भर होते हैं, और अगर ये ना रहे तो फिर उनको दूध पचेगा ही नहीं। इसलिए ध्यान दें, रेनिन जो होता है वो कैसिनोजेन को कैसिन में ब्रेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने दो पढ़ा हमारे गैस्ट्रिक जूस में जो पेट के अंदर होते हैं, पेप्सिन एंड रेनिन। पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ा और रेनिन ने कैसिनोजेन को कैसिन में तोड़ा। दोनों ध्यान रखेंगे, बेहद ज़रूरी है। चलिए अब आगे चलते हैं। डाइजेशन इन डियोडिनम। अब डियोडिनम क्या है? अब हम इंटेस्टाइन में एंटर कर चुके हैं, और दो तरह के इंटेस्टाइन होते हैं, आपको पता होगा। एक है लार्ज इंटेस्टाइन और एक है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पहले कौन सा आता है?
जो लार्ज है वो पहले आता है? जी नहीं, जो स्मॉल है वो पहले आता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल जो होता है हमारा वो बहुत लेंदी होता है और उसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करके और उन्हें हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करवाते हैं। जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन होते हैं फूड से उनको एब्जॉर्ब कराते हैं, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल को, जब स्मॉल लेंदी होते हैं तो उन्हें स्मॉल क्यों कहा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये बहुत जगह पूछे जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ये डायामीटर के बेसिस पे होता है। आप ध्यान दें, स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है पर इसकी डायामीटर जो होती है, डायामीटर मतलब इसका मोटापा कह सकते हैं आप। एक पतली पाइप समझ लीजिए और एक मोटी पाइप। तो मोटी पाइप जो है जिसका डायमीटर ज़्यादा है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, और जो पतली पाइप है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। लेंथ के बेसिस पे नहीं कहा गया है, डायमीटर के बेसिस पे कहा गया है लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन। इन चीज़ों पर ध्यान दें, बहुत कम लोग ही इन चीज़ों पे गौर करते हैं और गलत अज्यूम कर लेते हैं, इसलिए सही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में उसके बाद एंटर करेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, सेकम, कोलोन और रेक्टन। ये सारे पार्ट्स देखती हूँ मैं आगे बताया है या नहीं। चलिए हम देखते हैं। As soon as the food reaches the duodenum, bile juice from the liver combines with it. Bile juice is an alkaline and it turns the acidic medium of food into alkaline. जैसे ही फूड जो है हमारा डिओडेनम में एंटर करता है, स्टमक के जस्ट नीचे, मान लीजिए ये है आपका स्टमक, इस तरह से स्टमक जे शेप्ड होता है, याद रखेंगे आप, जे शेप्ड ऑर्गन होता है हमारा स्टमक। तो ये आप देख रहे हैं ये स्टमक है, तो ये रहा आपका ईसोफेगस जिससे कनेक्टेड रहता है, और ये रहा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन नीचे के साइड से कनेक्टेड है। यहाँ पर स्टाल्टिक मूवमेंट चल रहा है ताकि फूड जो है आगे की ओर बढ़े, ना कि पीछे की ओर। ध्यान दें इन चीज़ों को। तो अब यहाँ पर ये है डिओडेनम हमारा। तो डिओडेनम, एज सुन एज द फूड रीचेज द डिओडेनम, बाइल जूस फ्रॉम द लिवर कंबाइंस विद इट। जैसे ही फूड हमारा स्टमक से निकलकर, स्टमक में कैसा मीडियम था? एसिडिक मीडियम था। क्यों? HCl के कारण, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण वह एसिडिक मीडियम था। पर जो ही वो पेट से बाहर निकलता है, डिओडेनम में जाता है, तो लीवर की जो बाइल जूस है, लीवर हमारा बाइल जूस सेक्रेट करता है। कौन सा जूस? बाइल जूस। कौन? लीवर। हमारा लीवर जो होता है वो बाइल जूस सेक्रेट करता है, और ये हमारे फूड के साथ, जो ही डिओडेनम में आती है हमारे फूड, उसके साथ मिक्स हो जाता है। बाइल जूस इज एन अल्कलाइन एंड इट टर्न्स द एसिडिक मीडियम ऑफ फूड इनटू अल्कलाइन। पर बाइल जूस कैसा होता है? अल्कलाइन नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो जो एसिडिक फूड हमारे पेट से आ रहा है इसको अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि आगे के जो भी इंजाइम्स अब हमारे फूड को मिलने वाले हैं वो तभी उस फूड पर काम कर सकते हैं जब उनका फूड का नेचर जो है वो अल्कलाइन होगा, ना कि एसिडिक होगा। इसलिए अब यहाँ पे क्या किया हमारे बाइल जूस ने? फूड का कम्प्लीटली नेचर ही चेंज कर दिया और उसे अल्कलाइन में कन्वर्ट कर दिया। Here the pancreatic juice from the pancreas combines with food. अब पैनक्रियाज से हमारे पैनक्रिएटिक जूस रिलीज होते हैं। किससे रिलीज होते हैं? पैनक्रियाज से। क्या? पैनक्रिएटिक जूस। ये हमारे भोजन के साथ मिलते हैं। इट कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ इंजाइम। जो हमारी पैनक्रिएटिक जूस होती है उनमें 3 तरह के इंजाइम रहते हैं। हमने रेनिन और पेप्सिन पहले ही पढ़ लिया है। तो पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन्स में ब्रेक किया था और रेनिन ने कैसिनोजेन ऑफ मिल्क को कैसिन में कन्वर्ट किया था। अब हमारी जो पैनक्रिएटिक जूस है उसमें भी 3 तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। तो ट्रिप्सिन का क्या काम है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। अगर याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसे कर ले, ताल, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। ठीक है।
ताल से याद रख लेंगे जो भी एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस से रिलीज होते हैं। ट्रिप्सिन, इट कन्वर्ट्स द प्रोटीन एंड पेप्टोन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होते हैं हमारे प्रोटीन को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए ध्यान रखेंगे, आगे एक जगह पेप्सिन ने तोड़ा प्रोटीन को पेप्टॉन्स में, और यहाँ ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज ये काम कर रहा है। तो ट्रिप्सिन का भी काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ना या पॉलीपेप्टाइड्स या अमाइनो में तोड़ना, मतलब कॉम्प्लेक्स नेचर को सिंपल नेचर में तोड़ना। ठीक है। अब अमाइलेज, इट कन्वर्ट्स द स्टार्च इनटू सॉल्यूबल शुगर। जो स्टार्च होते हैं खाने में, जो हमारे वहाँ मुंह में जो सलाइवा थे उससे नहीं टूट पाए और पेट में आ गए, अब उनको ये ब्रेक डाउन करेगा किसमें, सॉल्यूबल शुगर में। स्टार्च इनटू सॉल्यूबल शुगर, स्टार्च को सॉल्यूबल शुगर में कौन कन्वर्ट करता है, अमाइलेज। ध्यान दें। लाइपेज, it converts the emulsified fats into glycerol and fatty acids. It converts the emulsified fats into glycerol and fatty acids. ठीक है, मतलब जो भी फैट होते हैं हमारे बॉडी में, नाम से ही ध्यान दें आप, लाइपेज मीन्स लिपिड्स को जो गलाए वो लाइपेज है। तो जो भी फैट होते हैं उनको किस में तोड़ता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। स्मॉल इंटेस्टाइन, हियर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीटेड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड स्टार्ट। जी हाँ, अब हमारा फूड जो है पेट से निकलने के बाद डाइजेस्ट हो चुका रहता है, टूट चुका रहता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। पर क्या सिर्फ तोड़ना ही काफ़ी है, बिल्कुल नहीं। खाए हुए भोजन को जब तक हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है, सोख नहीं लेती है न्यूट्रिएंट्स, तब तक हमारा खाने का क्या फ़ायदा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद अब सबसे पहले पेट से निकला, फिर उस पर डिओडेनम में हमारे लीवर से जो जूस निकलती है और पैनक्रिया से जो जूस निकलती है, उन सब ने एक्ट किया। अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम शुरू करेगी। कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फ्रॉम द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती हैं उनसे इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं, और इनमें क्या क्या रहता है, चलिए ध्यान देते हैं अब यहाँ पर। स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस में प्रेजेंट रहते हैं इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज एंड लाइपेज। ठीक है। तो इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज जनरली पूछे नहीं जाते एग्जाम्स में इतने ज़्यादा, बट फिर भी चलिए हम पढ़ लेते हैं इन्हें एक बार। इट कन्वर्ट्स द रिमेनिंग प्रोटीन एंड पेप्टोन्स इनटू अमाइनो एसिड्स। सबसे पहले तो हमने सबसे पहले यहाँ पर देखा था हमने ट्रिप्सिन में, जिसने प्रोटीन को पेप्टोन्स में ब्रेक किया। फिर पेप्सिन ने भी काम किया, पेप्सिन ने कर लिया, ट्रिप्सिन ने कर लिया। फिर भी अगर कोई प्रोटीन बच जाता है तो इरेप्सिन काम करेगा और उसको भी तोड़कर एब्जॉर्ब होने के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ट्रिप्सिन ने तोड़ लिया, पेप्सिन ने तोड़ लिया, अब इरेप्सिन भी प्रोटीन को ही ब्रेक डाउन करेगा। माल्टेज, इट कन्वर्ट्स द माल्टोज इनटू ग्लूकोज। माल्टोज शुगर का कैटेगरी होता है। माल्टोज इज अ काइंड ऑफ शुगर, इसे ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है। कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना है मेनली, सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है। जो कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना, ताकि हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है। तो माल्टेज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम किसने किया, माल्टेज ने किया। सुक्रेज, इट कन्वर्ट्स द सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो एक चीज़ और ध्यान दें, जैसे कि माल्टोज को तोड़ना है तो माल्टेज, ए एस ई, जहाँ भी इंजाइम ऐसे मिले आपको जो ब्रेक डाउन कराने का काम करते हैं, तो जनरली जिस चीज़ को वो ब्रेक करते हैं उसके पीछे ए लगा देने से वो इंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे माल्टोज को जो तोड़े वो माल्टेज, सुक्रोज को जो तोड़े वो सुक्रेज, लैक्टोज को जो तोड़े वो लैक्टेज, और लिपिड्स को जो तोड़े वो लाइपेज। तो ध्यान देंगे, ए लगाने से एंजाइम्स बन जाते हैं, उन चीज़ों के एंजाइम्स जो किसी चीज़ को पर्टिकुलरली तोड़ने वाले हैं। तो लैक्टेज तोड़ेंगे लैक्टोज को किस में, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में,
और लाइपेज तोड़ेंगे फैट को, लिपिड्स को, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में। मेडिकल के प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को इन सारी चीज़ों को याद रखना पड़ता है कि लैक्टोज किस में ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज में, और सुक्रेज किस में ब्रेक होता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में। तो अपना ट्रिक बनाएं आप लोग, इन चीज़ों को ट्रिक से याद रखिए अगर आपको ये सब याद करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने इसे याद किया था लैक्टेज को। लैक्टेज किस में होती है? जनरली दूध में होती है। तो दूध पीने से अच्छा है ग्लूकोज गला से उतार लो। मैंने ऐसे याद किया था कि लैक्टोज इज इक्वल टू ग्लूकोज गैलेक्टोज, मतलब दूध पीने से अच्छा है ग्लूकोज गला से उतार लो। इस तरह से मैंने याद किया था। आप भी अपनी ट्रिक बनाएं, और अगर ट्रिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ आपको ट्रिक चाहिए, फिर मैं इनकी ट्रिक्स भी बनाकर आपको दूंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंटेस्टाइनल जूस इज अल्कलाइन इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है ये। इंटेस्टाइनल जूस जो होते हैं उनकी नेचर अल्कलाइन होती है। In a healthy people, approximately 2 liters of intestinal juice secretes every day. ठीक है, तो हमने पढ़ा था मुंह में सलाइवा 1.5 लीटर के करीब बनती है पर डे, और एक हेल्दी इंसान में इंटेस्टाइनल जूस करीब करीब 2 लीटर सेक्रेट होते हैं पूरे दिन में। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। अब हमारा फूड इंजेशन हो गया, मुंह में चला गया, डाइजेशन हो गया स्टमक में। अब होगा एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड गेट मिक्स्ड इनटू ब्लड, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जो हमने भोजन कर लिया वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए, हमारे खून में आ जाए, ताकि वो हमें एनर्जी दे सके। तो इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन से हमारे फूड को एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस थ्रू विलाई फाउंड इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी जो, एक सेकेंड में बना दूँ डायग्राम। ये मानिए अगर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसके ऐसे करके, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से विलाई बने रहते हैं, और इन विलाई से ही एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। जो भी वहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में जो कन्वर्ट हो चुका है हमारा फूड, उनका एब्जॉर्प्शन इन विलाई के थ्रू ही होता है। तो ध्यान दें, विलाई क्या करती हैं? फूड को एब्जॉर्ब करती है। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एसिमिलेशन, चौथा प्रोसेस है हमारा, दैट इज एसिमिलेशन। यूज ऑफ एब्जॉर्ब फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब हमने फूड को इंजेस्ट कर लिया, मुंह में डाल लिया, डाइजेस्ट कर लिया, पचा लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, खून में ले आए, तो अब एसिमिलेट करेंगे, मतलब अब उसे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेजेंगे। क्योंकि भोजन तो सारा हमारा पेट से ही एब्जॉर्ब हुआ है, तो क्या सिर्फ पेट को ही उस भोजन की ज़रूरत थी? क्या सिर्फ पेट को ही एनर्जी की ज़रूरत थी? बिल्कुल नहीं। अगर आप चलना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू वॉक देन यू हैव टू यूज़ योर लेग्स। अगर आपने चलना है तो आप अपने पैर को यूज़ करोगे। अगर आपको कुछ लिखना है तो आप अपने हाथ को इस्तेमाल करोगे। एंड इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस लेक्चर देन यू आर यूजिंग द ब्रेन एंड द ईयर। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो इसलिए जो डाइजेस्टेड फूड है उनका एसिमिलेशन बहुत ज़रूरी है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेजना उसे, एब्जॉर्ब फूड को, इसे एसिमिलेशन कहते हैं। और अंतिम प्रक्रिया होती है डेफिकेशन। डेफिकेशन मीन्स अब हमने जो खाया उससे जो भी हमारे लिए यूज़फुल था उसे हमने पचा लिया, बॉडी में भेज दिया, डिफरेंट पार्ट्स में भेज दिया। पर अब ऐसी चीज़ें बच जाती है बॉडी में जो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरतमंद नहीं है, और अगर वो बॉडी में रह जाए तो भले हमें नुकसान ही कर सकती है। तो उन चीज़ों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो undigested food reaches into large intestine where bacteria turns it into feces which is excreted through the anus। तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जो बचे खुचे खाने जो हमारे लिए उतने बेनिफिशियल नहीं होते हैं उनको फेसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। फेसेस मीन्स आप एक्सक्रेटा को बोल सकते हैं, पॉटी को बोल सकते हैं, विच इज़ एक्सक्रेटेड थ्रू एनस, जो एनस के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो चलिए एक बार हम इसे समरी को समरी देख लेते हैं, ताकि अब तक हमने जो भी पढ़ा पूरे डाइजेशन प्रोसेस में उसे एक बार रिवाइज करते हैं। समरी ऑफ डाइजेशन: ग्लैंड्स, एंजाइम, एडिबल सब्सटेंस आफ्टर रिएक्शन। सलाइवा कहाँ निकली थी? मुंह में। किसके द्वारा? सलिवरी ग्लैंड के द्वारा। पीएच कितना था? 6.8। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजाइम,
कौन कौन से एंजाइम थे सलाइवा में? अमाइलेज थे, यस। एडिबल सब्सटेंस, उसमें स्टार्च था, स्टार्च को किस में तोड़ा था? माल्टोज में तोड़ा था। दूसरी थी गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में भी दो एंजाइम्स प्रेजेंट थे, कौन कौन से? पेप्सिन और रेनिन। तो पेप्सिन नाम से ही प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ा, पेप्सिन ने क्या किया? प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में तोड़ा। रेनिन ने क्या किया? दूध में जो प्रेजेंट है कैसिन, उनको कैल्शियम पाराकेसिन में तोड़ दिया। ये डिफरेंट फॉर्म्स है कैसिन कैसिनोजेन के ही, इसमें कंफ्यूज ना हो जाए आप कि किस में तोड़ा, बस याद रखिए कि दूध के कैसिन को ये तोड़ रहे हैं कैल्शियम पाराकेसिन में। आगे पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रियाज से जो निकली जूस, उसमें तीन तरह के एंजाइम्स देखे थे हमने, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन ने क्या किया? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ा, ट्रिप्सिन ने क्या किया? प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ा। अमाइलेज ने क्या किया? स्टार्च को शुगर में तोड़ा। और लाइपेज ने क्या किया? फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ दिया। अभी इंटेस्टाइन में एंटर किया, फिर इंटेस्टाइनल जूस था, और वहाँ पे 5 तरह के एंजाइम्स थे, एरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज। तो बाकी के 4 तो मुझे लगता नहीं है आपको याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि माल्टोज को जो तोड़े वो माल्टेज, लैक्टोज को जो तोड़े वो लैक्टेज, सुक्रोज को जो तोड़े वो सुक्रेज, और फैट को जो तोड़े वो लाइपेज। तो ध्यान दें, इरेप्शिन प्रोटीन को तोड़ता है अमाइनो एसिड में, माल्टेज माल्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज में, और लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, और सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, और लाइपेज फैट को तोड़ता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो यहाँ पर हमने जो भी पढ़ा था अभी तक एंजाइम्स, उन सारे एंजाइम्स का ओवरऑल हमने देखा कि किस किस को हमने पढ़ा है। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं बताऊंगी कौन कौन से मेन ऑर्गन है जो पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेशन में, गॉल ब्लैडर का क्या काम है, और फर्दर जो भी जिस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लूसेंट के बुक को आप देखें, आप पढ़ने की कोशिश करें, मैं लेक्चर कवर करवाऊंगी, उसके आगे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए, अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लोगों को फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।